श्याम जी, अंशु प्रजापति, सीमा यादव, बबलू एंड मेनी मोर, सबको गुड मॉर्निंग। मैं शुरू कर रहा हूं आज की क्लास और आज का टॉपिक आप देख चुके होंगे, पीरियड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा का विकास कैसे हुआ। कल एक क्वेश्चन आया था एक बच्ची का, उसका मैं आंसर पहले दे दूं। उसने कहा था सर क्या जेफरी चासर कोर्स में है? बेटा आपके कोर्स में जेफरी चासर नहीं है, लॉन्गमैन नहीं है, बियोल्फ नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर्स ऑल द पोएट्स, ऑल द वर्क्स एंड रिलेटेड थिंग्स, ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ ड्रामा, लैंग्वेज, मीटर and all the things are being covered by the history of English literature। जब वो बात करता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आया है, तो वो जेफरी चासर से क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कर लोगे? आप क्या कहोगे? आप कोर्स में नहीं हो, निकलो, नहीं कर सकते ऐसा। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यह हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और इसको जल्दी से आगे बढ़ाकर मैं मॉडर्न एज तक ले जाऊंगा। मेन पॉइंट्स, बात समझ रहे हैं? मैं पूरी हिस्ट्री से वे पॉइंट्स, सिर्फ वे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं जो आपके लिए निहायत जरूरी है। ओके, समझ गया? मेरी बात का आंसर मिल गया आपको बेटा? चलो शुरू करते हैं। अगला लेसन है ये हमारा आज के क्लास, पीरियड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। चलिए पढ़ते हैं। इन यूरोप एज इन ग्रीस, जैसे ग्रीस यानी यूनान में, उसी तरह यूरोप में द ड्रामा हैड अ डिस्टिंक्टली रिलीजियस ओरिजिन। इसका ड्रामा का ओरिजिन, सोर्स धार्मिक था, रिलीजन था, यानी चर्च से इसकी शुरुआत हुई थी। द फर्स्ट कैरेक्टर्स वर ड्रॉन फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट। जो शुरुआती चरित्र ड्रामा में लिए जाते थे वो न्यू टेस्टामेंट से लिए जाते। कहां से लिए जाते थे बेटे? वो न्यू टेस्टामेंट से लिए जाते थे। न्यू टेस्टामेंट बाइबल को कहते हैं। चलिए आगे मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लूं बेटा, और रेड कर लूं और बोल्ड कर लूं। देखो जरा, आप ठीक है क्या? आप ठीक है। चलिए, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेज वॉज टू मेक द चर्च सर्विस मोर इंप्रेसिव। और उनका उद्देश्य था उन ड्रामास का जो शुरुआती दौर में चलाए गए कि चर्च की सर्विस का प्रचार करना और चर्च में बैठे मठाधीशों को ही असली भगवान के पुजारी बताना और भगवान से संपर्क साधने का वही एक मार्ग, ये सिद्ध करने के लिए। और टू एम्फसाइज मॉरल लेसन्स, या नैतिक बातें लोगों तक पहुंचाना, बाय शोइंग द रिवार्ड ऑफ द गुड। अच्छी बातों को हमेशा रिवार्ड मिलता है, एंड द पनिशमेंट ऑफ द एविल डूअर। लेकिन जो बुरे काम होते हैं उनका बुरा नतीजा होता है। यह था उद्देश्य, चर्च की महिमा मंडन करना, चर्च की महिमा मंडन करना। ईश्वर के प्रति चर्च ही अच्छा रास्ता है, चर्च के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, यह बताना ड्रामास का उद्देश्य था। और पनिशमेंट मिलता है, बुरे कामों का नतीजा बुरा होता है, यह था उद्देश्य इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the later days of the Roman Empire, the church found the stage possessed by frightful plays। बाद के समय में चर्च ने देखा कि बहुत ही भयानक तरीके से खेले जाने वाले, अद्भुत तरीके से खेले जाने वाले, स्ट्रेंज तरीके से, आवफुल तरीके से खेले जाने वाले प्लेज हैं, which debased the moral of the people already fallen too low। जो रोमन एम्पायर के लोगों का मॉरल जो पहले से ही डाउन था उसको और डाउन करते थे। ठीक है ना? रिफॉर्म सीम्ड इम्पॉसिबल, और ऐसा लगता था जैसे इनका रिफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। द करप्ट ड्रामा वॉज ड्रिवन फ्रॉम द स्टेज। स्टेज से करप्ट, भ्रष्ट ड्रामा दिखाया जाता था, न्यूडिटी होती थी उसमें, एविल थिंग्स दिखाई जाती थी, दूसरी चीजें दिखाई जाती थी। एंड प्लेज ऑफ एवरी काइंड वर फॉरबिडन, और हर प्रकार का प्ले जो है वो फॉरबिडन माने मना किया गया था। बट मैनकाइंड लव्स अ स्पेक्टेकल, नजारा, उसे तो बस देखने से मतलब है। आज की वेब सीरीज देख करके आप ये अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हमारे समाज को परोसा जा रहा है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो उनको व्यूज देते हैं, उनको पैसा देते हैं, और दैट मैटर्स ओनली। और यही हाल उस समय का था। उनको प्रायोजक मिलते थे, देखने वाले लोग मिलते थे, और इसलिए उनसे इससे कोई मतलब नहीं था कि दिखा क्या रहे हैं, और देखने वाले को इससे कोई मतलब नहीं था कि इसके आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर होगा। वो सिर्फ बस अपना प्रेजेंट का, उस समय का एंजॉय को ही मायने रखते थे और वो एंजॉय करते थे, उन्हें तो नजारे से मतलब था। तो स्पेक्टेकल का मतलब नजारा है, स्पेक्टेकल्स का मतलब
स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा होता है, लेकिन स्पेक्टेकल का मतलब नजारा, दृश्य होता है। And soon the church itself provided a substitute for the forbidden place in the famous mysteries and miracles। और तब चर्च ने उसका एक उपाय निकाला, उसने मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस की शुरुआत की। और अब हम पढ़ेंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस पीपीटी, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लीज। यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं सिंपली देखो बेटा जल्दी जल्दी आपको पढ़ाते चल रहा हूं ताकि आपको हिस्ट्री के बारे में क्लियर तो हो, लिटरेचर की, तभी तो आप वर्ड्सवर्थ पढ़ोगे बेटा। और पूछेगा किस एरा से वर्ड्सवर्थ रिलेटेड, तो खट से आप बताओगे, 17वीं से है कि 16वीं से है कि 18वीं से, आप खट से बताओगे। अब आपको यही नहीं पता होगा शेक्सपियर पहले आया था कि वर्ड्सवर्थ पहले आया था, ये अलेक्जेंडर पोप कौन से जमाने में पैदा हुआ था। अगर क्वेश्चन आ गया आपको यही नहीं पता लगेगा मिल्टन पहले हुआ था कि मार्लोस पहले हुआ था, ये यूनिवर्सिटी बिट्स क्या होते हैं, कैवलियर पोएट्स क्या होते हैं, अब कैसे आप जान पाओगे। तो इसलिए ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इट्स वेरी नेसेसरी टू इट आर्ट। ओके, चलो तो मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे हम, बहुत ध्यान से समझते चलिए। चलिए बेटा एक बार शेयर कर दीजिए क्लास अगर मजा आ रहा है आपको। इन फ्रांस द नेम मिरेकल वॉज गिवन टू एनी प्ले रिप्रेजेंटिंग द लाइव्स, देखो बहुत ध्यान रखें, रिप्रेजेंटिंग द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, और while mysteries represented the scenes from the life of Christ, of stories from the Old Testament। जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसमें जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से, उनके जीवन से ली गई कहानियों को रिप्रेजेंट करते थे। कौन? मिस्ट्री प्लेज। मिस्ट्री प्लेज क्या थे? क्राइस्ट के जीवन से रिलेटेड कहानियों को रिप्रेजेंट करते थे, स्टेज पर दिखाते थे। उनका जन्म हो रहा है, उनके जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं, उनके जन्म से रिलेटेड चीजें दिखाई जा रही हैं, तो वो क्या करते थे, वो क्या कहलाते थे? मिस्ट्री प्लेज। क्लियर हो गया बेटा। और मिरेकल क्या थे? मिरेकल प्लेज, ठीक है ना। मिरेकल प्लेज क्या थे? मिरेकल प्लेज संतों, साधु संतों की कहानियां थी, बाबाओं की कहानियां थी, जो उनके देवता थे उनकी रिलेटेड कहानियां थी। लेकिन क्राइस्ट के जीवन की कहानियां किसमें थी? क्राइस्ट से रिलेटेड जीवन की कहानियां मिस्ट्री। मिरेकल क्लियर हुआ, मिस्ट्री क्लियर हुआ। मिरेकल में साधु सन्यासियों और संतों के जीवन की कहानियां थी, ये भी धार्मिक काम था। और जो मिस्ट्री प्लेज थे उसमें रहस्य उद्घाटित होते थे क्राइस्ट के जीवन से, और बार 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 वही ढोला मारू की कहानी, वही ढोला मारू की नौटंकी। तो नौटंकी आप गांव में देखते होंगे, वही कहानी, कहीं ये वाला नाटक खेला जाए, वही नाटक और उतने ही आनंद आ रहा है, वही नाटक बार बार, ढोला मारू का कहानी बार बार चल रही, फिर गौना जा रहा, ढोला का मारू का गौना ढोला लेने जा रहा है, और फिर उतने ही आनंद के साथ लोग देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यही होता था मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस में। जो जीसस क्राइस्ट के जीवन से रिलेटेड चीजें होती थी उनको दिखाते थे मिस्ट्री प्लेस, और बार बार हर साल उसी समय पर वो चीजें रिपीट होती थी, और उतना ही एंटरटेनमेंट मिलता था और उतना ही आनंद के साथ लोग देखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई थी कहानियां, एसोसिएटेड विद द कमिंग मसीहा, जो मसीहा से रिलेटेड कहानियां थी। मसीहा जीसस क्राइस्ट को कहा जाता है, मसीहा से रिलेटेड कहानियां थी। चलिए आगे बढ़े। इन इंग्लैंड दिस डिस्टिंक्शन वॉज ऑलमोस्ट अननोन। द नेम मिरेकल वॉज यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव के। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब बिना भेदभाव के। फॉर ऑल प्लेज, सभी प्रकार के प्लेज के लिए मिरेकल का यूज इंग्लैंड में किया जाता था। वॉज यूज्ड, ठीक है ना। प्लेज हैविंग देयर ओरिजिन फ्रॉम बाइबल, अगर किसी भी प्ले का ओरिजिन ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल से लिया गया है तो हर उस प्ले को जिसका ओरिजिन बाइबल था वो मिरेकल से लिया गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन अगर बना कि मिरेकल प्लेज का ओरिजिन कहां था, तो बाइबल में, और बाइबल से ली गई सोर्स्ड कौन से प्लेस थे, तो मिरेकल थे, ठीक है ना। ऑफ द सेंट्स, बाइबल और इन द लाइव्स ऑफ संत, या तो साधु संतों की कहानियां थी उसमें जो बाइबल में रिलेटेड थी, कहानियां देवताओं की कहानियां उनसे, और बाइबल में उल्लेखित संत या बाइबल की कहानियों पर आधारित मिरेकल प्लेस थे।
एंड द नेम मिस्ट्री, वो तो फ्रांस की बात थी, ये इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं। द नेम मिस्ट्री टू डिस्टिंग्विश द सर्टेन क्लास ऑफ प्लेज वाज नॉट यूज्ड अंटिल लॉन्ग आफ्टर द रिलीजियस ड्रामा हैड पास। जब तक रिलीजियस ड्रामा खत्म नहीं हो गया तब तक मिस्ट्री का नाम इंग्लैंड में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, मिरेकल को ही मिस्ट्री कह देते थे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? अगला पॉइंट क्या है? द अर्लीस्ट मिरेकल ऑफ विच वी हैव एनी रिकॉर्ड इन इंग्लैंड इज ल्यूडस, ल्यूडस डी सैंक्टा कैथरीना। ये वो प्ले था जो सबसे पहले रिकॉर्ड में रखा गया इंग्लैंड के, ल्यूडस डी सैंक्टा कैथरीना, ये नाम था उस प्ले का, मिरेकल प्ले था जो इंग्लैंड के इतिहास में संरक्षित किया गया, विच वॉज परफॉर्म्ड इन डंस्टैबल अबाउट इन 1110 में ये परफॉर्म किया जाए। चाहो तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लेना, हो सकता है यहां से क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बना ले, नहीं बनाएगा तो आप निकल लोगे। आप ये तो पता चलेगा कि मिरेकल और मिस्ट्रीज होते क्या है, और फिर उससे रिलेटेड चीजें अगर एग्जाम में आई तो आप उनको कर पाओगे। इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं और बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं। जल्दी से मैं कोर्स खत्म करूंगा, जल्दी से हिस्ट्री खत्म करूंगा। वर्ड्सवर्थ तैयार हो चुके हैं आपके लिए, बिल्कुल बहुत तेजी से आ जाएंगे आपके साथ। वेदर और नॉट द प्ले वॉज गिवन इन इंग्लैंड इज नॉट नोन, बट इट वॉज कस्टमरी इन द अर्लीस्ट प्लेस फॉर द चीफ एक्टर्स टू स्पीक लैटिन और फ्रेंच। यानी द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन मिरेकल ड्रामाज और मिस्ट्री ड्रामाज इज आइदर इट इज लैटिन और इट वॉज फ्रेंच, या तो लैटिन में या फ्रेंच में। इंग्लिश की बोलने की अलाउ नहीं थी। हाँ, बीच बीच में जो चुटकुले प्रहसन और बीच बीच में थोहलबाजी, ठिठोलीबाजी और क्लाउन्स और जेस्टर्स के द्वारा की जाती थी, वो इंग्लिश में अलाउड थी। जैसे टू शो देयर इंपॉर्टेंस, ताकि लैटिन और फ्रेंच पढ़े लिखे की भाषा मानी जाती थी और इसीलिए लैटिन और फ्रेंच ही अलाउड थी मिरेकल प्लेज में। तो क्वेश्चन बनेगा, विच लैंग्वेज इज प्रेफर्ड इन मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज इन द मिडिल एज? तो आप क्या कहोगे, लैटिन और फ्रेंच। टू शो देयर इंपॉर्टेंस वाइल माइनर एंड कॉमिक पार्ट्स, माइनर छोटे और हास्यप्रद पार्ट्स में द सेम प्ले, उसी प्ले में वर गिवन इन इंग्लिश, वो दिया जाता था किसमें, इंग्लिश में। तो इंग्लिश को तुच्छ और छोटी भाषा माना जाता था, लैटिन और फ्रेंच पढ़े लिखे और योग्य लोगों की भाषा को माना जाता था। क्लियर हो रहा है बेटा? बात क्लियर हो रही है? हाँ, इंग्लिश से दोस्ती कर रहा है धनंजय हमारा बच्चा, क्या बात है बेटा। सत्यम मिल गया मैं। चलो, दे वर गिवन फर्स्ट वेरी सिंपली एंड इंप्रेसिवली इन द चर्चेज। वे शुरुआत में किस पे, कहां पे प्रदर्शित किए जाते थे? चर्चेज में ही, क्योंकि वो पवित्र कहानियां थी, चर्च से रिलेटेड कहानियां थी, ईश्वर से रिलेटेड चीजें थी, और उनको कहीं भी किसी और जगह पे प्रदर्शित नहीं किया जाता था, और वहीं कंटियार्ड में। एज द एक्टर्स इंक्रीज्ड इन नंबर एंड द प्लेज इन लिवलीनेस, जैसे जैसे एक्टर्स इंक्रीज हुए और ऑडियंस भी इंक्रीज हुई, दे ओवरफ्लोड, वो भर जाते थे। तो चर्चयार्ड में छोटी जगह होती तो वो भर जाती थी। बट व्हेन फन एंड हिलेरिटी, जब बहुत मजा आने लगता था लोगों को, बिगेन टू प्रीडोमिनेट इवन इन द मोस्ट सैक्रेड रिप्रेजेंटेशंस, हालांकि वो बहुत ही पवित्र रिप्रेजेंटेशंस थे, फिर भी लोगों को जब मजा आना शुरू होता था तो वो काबू से बाहर हो जाते थे, धक्का मुक्के हो हुल्ला करने लगते थे, और पवित्र वातावरण, जो सैक्रेड वातावरण था, वो रिप्रेजेंटेशन में स्कैंडलाइज्ड हो जाता था और प्रीस्ट को उसमें दखल देना पड़ता था। फिर वो फॉरबेड करते थे प्लेस को ऑल टुगेदर ऑन द चर्च ग्राउंड्स। फिर वो मना करने लगे कि चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर ये खुरापान नहीं चलेगी, चलो निकलो। तो अब जब प्ले वहां हो रहा है तो देखने लोग वहां आएंगे, तो निकल के कहां जाएंगे? नहीं निकलते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, चर्च के बाहर इनको अलाउड करने की जरूरत पड़ी। बाय द ईयर 1300, अभी चासर का जन्म नहीं हुआ है, ये ड्रामा का डेवलपमेंट चल रहा है। 1300 ईस्वी में द मिरेकल्स वर आउट ऑफ द एक्लेसिस्टिकल माने पवित्र चर्च, पवित्र चीज को हम एक्लेसिस्टिकल कहते हैं, पवित्र को कहते हैं। तो चर्च से बाहर आया, पवित्र हाथों से बाहर आया, एंड अडॉप्टेड ईगरली बाय द टाउन एसोसिएशन। और फिर टाउन के जो मुख्य लोग होते थे, धनी लोग होते थे, मेयर लोग होते थे, उनके हाथ में आ गया, एसोसिएशन के आ गया। इन द फॉलोइंग 2 centuries वी फाइंड द चर्च प्रीचिंग अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द रिलीजियस ड्रामा। जो धार्मिक ड्रामा था उसकी जो बुराइयां, अब्यूज माने बुराइयां थी,
उनके अगेंस्ट बोलते हुए हम चर्च के प्रीचिंग्स को देखते थे, इंट्रोड्यूस किया, एंड विच एट फर्स्ट हैड सर्व द प्योरली रिलीजियस पर्पस, जो उससे पहले रिलीजियस पर्पस के लिए वही ड्रामाज होते थे, अब उन्हीं ड्रामाज के खिलाफ बोलने लगे थे। कौन? वही चर्च के लोग जो प्रायोजन कराते थे चर्च के अंदर। जब उनका जिम्मेदारी शहर के लोगों पर आ गई तो वही चीज बुरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बाय दिस टाइम, लेकिन इस समय तक, बट बाय द बिगिनिंग ऑफ, छूट गया कुछ, थोड़ा सा छूट गया, बाय द, चलो और छूटा है भी, यस यस, बट बाय दिस टाइम द मिरेकल हैड टेकन स्ट्रॉन्ग होल्ड, लेकिन अब तक के मिरेकल को लोगों ने इतना मजा लेना शुरू कर दिया था, लोगों की इतनी पॉपुलैरिटी मिरेकल प्लेस की लोगों के अंदर हो गई। पहली बार ड्रामा चाम की चीज कोई सामने आ रही थी, पहली बार लोगों को शहर के बाहर देखने को मिल रहा था, मजे करने को मिल रहा था। मनोरंजन के साधन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, मूवी नहीं थी, है ना, खेल थे छोटे मोटे, या तो युद्ध होते थे, आपस में लड़ाइयां करते थे, या तो झगड़े करते थे, या तो मदिरा पीते थे और इधर उधर लुढ़कते पड़े रहते थे। इसके अलावा और कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था। तो लोगों को तो आनंद ही आ गया, मजा ही आ गया, जैसे ही प्लेज ग्राउंड से चर्च के निकलकर बाहर आए। अब लोग मदिरा पीते थे, हो हल्ला करते थे और खूब मजे लेते थे। तो बट बाय द टाइम द मिरेकल हैड टेकन स्ट्रॉन्ग होल्ड अपॉन द इंग्लिश पीपल, अंग्रेजों पर बहुत ही मजबूती पकड़ चुका था। एंड दे कंटिन्यू टू बी द इमेंसली पॉपुलर अंटिल, और वो अब शानदार पॉपुलरिटी ला रहे थे। इन द 16th century they were replaced by the Elizabethan drama, और इन्हीं को 16th century में एलिजाबेथन ड्रामा से रिप्लेस कर दिया गया, जिसको रिप्लेस किया शेक्सपियर, मार्लोज, ग्रीन आदि कवियों ने। द अर्ली मिरेकल प्लेज ऑफ इंग्लैंड वर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है, 2 भागों में बटे थे। द फर्स्ट गिवन एट द क्रिसमस, पहला वो जो क्रिसमस पर होता था, इंक्लूडेड ऑल प्लेज कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और ये सभी ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड थे। द सेकंड ईस्टर पे आता था, ईस्टर नाम का त्योहार पर होते थे दूसरी प्रकार जो थे, इंक्लूडेड द प्लेज रिलेटिंग हिज डेथ एंड ट्रायम्फ, उनकी डेथ, मृत्यु, और मृत्यु के 3 दिन बाद सर्मन ऑन द माउंट देने के लिए 3 दिन बाद जब ईसा मसीह का पुनरावतरण होता है, वो जिंदा होते हैं, उनकी जीत होती है लोगों पर, बुराई पर उनकी जीत होती है सच्चाई की, और ईसा मसीह जिंदा होकर सर्मन ऑन द माउंट यानी लोगों को उपदेश देने के लिए माउंट पर आते हैं, पर्वत पर जिंदा होकर के आते हैं। इनसे रिलेटेड जितनी कहानियां थी, तो 2 प्रकार के मिरेकल प्लेस थे, एक तो वो जो क्रिसमस पे परफॉर्म किए जाते थे, और दूसरे वो जो ईस्टर पर परफॉर्म किए जाते थे। क्रिसमस पर परफॉर्म किए जाने वाले जो प्लेस थे वो ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड थे, और जो ईस्टर पर परफॉर्म किए जाते थे उनकी डेथ और ट्रायम्फ से रिलेटेड थे। क्लियर हो गई बात? बाय द बिगिनिंग ऑफ द 14th century, 14वीं शताब्दी के लगते ही 1300 के बाद, all these plays were in various localities united in the single cycles, beginning with the creation and ending with the final judgment. अब इनका क्रिएशन बाहर होना शुरू हो गया था और ये अपनी परिधि से बाहर आ गए थे। द कंप्लीट साइकिल, अब ये साइकिल में चलते थे। साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या? एक चक्र बन गया था इनको कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस डेट को ये, इस तारीख को ये, तो तारीखें बन गई थी, डेट्स बन गई थी। कैसे? द कंप्लीट साइकिल वॉज प्रेजेंटेड एवरी स्प्रिंग, हर स्प्रिंग को पूरी साइकिल रिप्रेजेंट की जाती थी। बिगिनिंग कॉर्पस क्रिस्टी, कॉर्पस क्रिस्टी वो डे था, वो दिन था जब ईसा मसीह की लाश 3 दिनों के लिए रखी रहती थी, और वो 3 दिन पूजा और प्रार्थना के लिए होते थे लोगों की। कॉर्पस माने राष्ट्र होती है, लाश होती है, क्रिस्टी का मतलब है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की लाश। Feast of Corpus Christi, also called Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, Festival of Roman Catholic Church, ये रोमन कैथोलिक चर्च का फेस्टिवल था। और इन द ऑनर ऑफ रियल प्रेजेंस ऑफ द बॉडी, जो वास्तविक बॉडी वहां पर रखी हुई थी ईसा मसीह की 3 दिनों के लिए, ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द एकारिस्ट में जो बॉडी रखी थी, उसकी यादगार में हर साल जो प्लेज होते थे उनको हम कहते थे कॉर्पस क्रिस्टी। चले, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ सो मेनी प्लेज मेंट अ कंटिन्यूअस आउटडोर फेस्टिवल, ये कंटिन्यूअस आउटडोर में ही होने लगे थे और ये त्योहार की तरह मनाए जाते थे। अभी भी इनका
इनको प्ले त्योहार की तरह ही किया जाता था, यानी साइकिल उनकी त्योहारों में ही थी। वीक और मोर दिस डे वाज लुक्ड फॉरवर्ड सो एज द हैप्पीएस्ट ऑफ द होल ईयर। ये पूरे वर्ष की खुशी और एंटरटेनमेंट का साधन उस दिन हो जाता था। आगे बढ़े। Probably every important town in England had its own cycle। हर टाउन का एक अपना अपना साइकिल था। यहां इस दिन होगा, यहां इस दिन होगा, यहां इस दिन होगा, अपना अपना चक्कर था। Player of the place for its own guilds, guilds है। guilds का मतलब होता है स्थान, खुला स्थान। टू परफॉर्म, वो जगह जहां पर परफॉर्म किए जाते हैं। बट सबका अपना अपना मंच बना लिया था और उसको मजबूती से तान बान बना करके एक घेरा बना दिया था, एक एरना बना लिया था, और उसी में हमेशा उन प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। एट द प्रेजेंस में डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, जिसमें मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस की बात कर रहा हूं। एट द प्रेजेंट डे ओनली 4 साइकिल एग्जिस्ट। अब इस समय अभी भी 4 साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट इन द मोस्ट कंप्लीट कंडीशन। अब वो इनकम्प्लीट कंडीशन में है और उनका कोई महत्व तो नहीं है, कोई वहां पर जाता नहीं है। एंड दीज दाउ दे फर्निश एन इंटरेस्टिंग कमेंट्री ऑन दिस टाइम। वो उस समय की, इस समय के लिए वो धरोहर की तरह है। एड वेरी लिटिल टू आवर लिटरेचर, और उनका बहुत कोई ज्यादा योगदान भी हमारे लिटरेचर में नहीं है, बहुत थोड़ा सा योगदान है। 4 कमेंट्रीज हैं, उनका नाम मैं पढ़ देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको छोड़ देता हूं मैं। द 4 साइकिल्स आर चेस्टर, यॉर्क प्लेस, चेस्टर, यॉर्क प्लेस, टाउनली, बेकफील्ड प्लेस। ठीक है ना, ये 4 नाम है। टाउनली फैमिली के नाम पर ये टाउनली नाम रखा गया था, और कमेंट्री प्लेस, ये 4 हो गए। 1 2, ये दोनों एक ही हैं, टाउनली या वेकफील्ड। टाउनली इसलिए कहा जाता था कि टाउनली फैमिली के नाम पर इनको रखा गया था, वेकफील्ड ही है नाम। तो 4 कौन है? चेस्टर, यॉर्क प्लेस, वेकफील्ड प्लेस और कवेंट्री प्लेस। ये 4 प्रकार की साइकिल्स थी जो शहरों में चलती थी, जो अभी भी जिंदा है। द चेस्टर साइकिल हैज 25 प्लेस। चेस्टर में कितने हैं? 25। वेकफील्ड में 30 प्लेस अभी भी रखे हैं, कवेंट्री में 42 हैं, और द यॉर्क में 48। ये प्लेज की संख्या है। आप इनको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा बाद में रोक करके वीडियो को। ओके, 4 साइकिल एग्जिस्ट। यस बेटा, बहुत बढ़िया। तनु आ गई बेटा, गुड मॉर्निंग तनु। इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स, चलो बेटा देखें आगे। It is impossible to fix either the dates or the authorship of. Nobody can fix the date or authorship of that plays. Means they are written by nobody. Nobody knows who wrote them. Any of these plays, we only knew certainly that they were in great favor from the 12th to the 16th century. ये फेवर तो बहुत करती हैं 12th और 16th सेंचुरी ड्रामा डेवलपमेंट में, लेकिन इनका कोई ऑथर नहीं है। द यॉर्क प्लेस आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। सबसे बेहतरीन कौन थे? यॉर्क प्लेस। और वेकफील्ड शो मोर ह्यूमर एंड वैरायटी एंड बेटर वर्कमैनशिप। और बहुत अच्छे कार्यकर्ता किसमें थे? वेकफील्ड में। क्लियर? छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको मैं बताते चल रहा हूं। बहुत ज्यादा पढ़ाने को है, देख रहे हैं आप 59 पेजेस में है ये, तो जाहिर सी बात है मुझे हरी अप करना होगा, बहुत तेजी से चलना होगा। द यॉर्क प्लेस नहीं हो गया ये। After these plays were written according to the general outline of the Bible stories, no change was tolerated. इनमें कोई चेंज नहीं। ढोला मारू की कहानी जो थी वही दिखाइए। पिछली बार ढोला का अपहरण हुआ था, मारू का अपहरण किया था ढोला ने। अब की तुम अपहरण नहीं करवा रहे हो, उसको पार्क में मिलने जा रही है, वो गड़बड़ कर रहे हो आप। मतलब कहानी जो पिछली बार दिखाई गई थी वही होनी चाहिए। अलग से आप नौटंकी कर लो, उसमें जोकर ले आओ, एक डांस बीच में करवा दो, वो अलग बात है, लेकिन कहानी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो चेंज वॉज टॉलरेटेड। उसको सहन पब्लिक नहीं करती थी, धार्मिक मामला था। द ऑडियंस इंसिस्टिंग लाइक चिल्ड्रन एट पंच द जुडी। मारो उसको, जैसे कि उसको पहले से मारो। मैं जब हम शोले पिक्चर बार बार देखते हैं तो हमको पहले से मालूम है कि अब इसको गोली लगेगी, मर जाएगा।
तो हमको पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम शोले को देखते हैं, वो यादगार मोमेंट याद करके फिर से डायलॉग्स को साथ में बोलते हैं और बार बार उसको देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, रामायण कितनी बार हम लोगों ने देखी, कितनी बार। क्या रामायण का कोई भी चेंज हम उसमें परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ, बीच में रोक करके आप ऐड दिखा दो, कोई और एंटरटेनमेंट दिखा दो, वो अलग बात है, लेकिन रामायण में कोई परिवर्तन बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पंच द जुडी, जुडी नाम के कैरेक्टर को पंच करो, पंच करो, ऐसा पब्लिक ऑडियंस बोलती थी, क्योंकि उसे पता था अब ये पंच करेगी। क्लियर हो रही बात? अपॉन सीइंग द सेम थिंग्स ईयर आफ्टर ईयर, वर्षों तक वही बातें बार बार देखने के बाद भी। चलते हैं आगे। नो ओरिजिनलिटी इन प्लॉट और ट्रीटमेंट वॉज पॉसिबल, वास्तविकता तो कोई थी ही नहीं। Therefore the only variety was in न्यू सॉन्ग्स। वैरायटी क्या थी? नए गाने डाल दिए एंड जोक्स डाल दिए, चुटकुले डाल दिए, एंड इन द प्रैंक्स ऑफ द डेविल, या बुरी आत्माएं जो उसमें काम करती थी उनको प्रैंक कर लेते थे, इन्हीं में लोग मजा ले लेते थे, लेकिन वास्तविक कहानी को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। चाइल्डिश एज सच प्लेज सीम टू अस, बचकाने लगते थे वो प्ले हम लोगों को अब, क्योंकि अब तो मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं हम। दे आर पार्ट ऑफ द रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल अनएजुकेटेड पीपल, लेकिन रिलीजियस डेवलपमेंट का मामला था उन अनएजुकेटेड पीपल का जो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हीं वही ड्रामास को देख करके वो जान पाते थे कि जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट की कैसे जन्म हुआ, क्या क्या उन पर मुसीबतें आई और किस तरह से उनकी मृत्यु हुई और 3 दिन बाद फिर जिंदा हुए। ये सारी कहानियां क्रिसमस और ईस्टर के दिनों पर होने वाले नाटकों के द्वारा ही अनएजुकेटेड पीपल ऑफ इंग्लिश वो जान पाते थे। तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे हमारे लिए रामायण और महाभारत है। क्लियर हो रही बात बेटा? एक बार जरा यस बोलिए, यस और नो बोलिए। क्लियर हो रही है बेटा? धनंजय कुमार, तनु की इंग्लिश बहुत अच्छी है और तनु से तुम मांग रहे हो मदद, और मैं सामने अपनी मदद ऐसे लेके खड़ा हूं, मेरी मदद की तरफ तो तुम देख नहीं रहे हो, नालायक। मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूं धनंजय। अच्छा ये बात है। अच्छा धनंजय, चलो ठीक है भैया, अब क्या बताएं हम अपने में परिवर्तन तो बेटा कर नहीं सकते, हम तो जैसे हैं ऐसे रहेंगे। आज तो हमसे नहीं पढ़ना चाहते तो हम क्या करें बाबू। इवन नाउ द पर्शियन प्लेज, अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इवन नाउ द पर्शियन प्ले ऑफ द मार्टिडम, मार्टिडम माने शहीदी दिन, शहीदी दिन जिस दिन वो शहीद हुए, ऑफ अली का जिस दिन शहीदी दिवस हुआ, सेलिब्रेटेड, वो पर्शियन में सेलिब्रेट किया जाता था बहुत हर वर्ष, और ये पैशन प्ले के नाम से जाने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मार्टिडम ऑफ अली था पर्शियन प्लेस था। मार्टिडम ऑफ अली को सिंबलाइज किया जाता था पैशन प्ले के रूप में पारस में। पर्शियन प्ले है ये। पर्शियन प्ले कौन है? पैशन प्ले एक पर्शियन प्ले है जिसमें मार्टिडम ऑफ अली दिखाया जाता था, और जो ओबर मैग्यू थे, ओबेरा मेराग्यू, ठीक है ना। ये क्या था? एट, ये है प्लेस, ये प्लेस है, वो स्थान है जहां पर वो होता था। लेसन नंबर 4 देखते हैं समय और फिर आगे बढ़ते हैं। मॉरल पीरियड ऑफ द ड्रामा, लेसन 4 पे आ गए हैं हम लोग। अभी तो पढ़ाया जा सकता है 10 मिनट, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मजा करो, जिंदगी तुम्हारी है बेटा। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, द मॉरल पीरियड ऑफ ड्रामा। अब शुरुआत होती है ड्रामा के मॉरल पीरियड की। मॉरल का मतलब है नैतिक, जो हमारी नैतिकता को शो करता है, जो हमें यह दिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मॉरल का मतलब नैतिक है, जिसमें हमारी अंतरात्मा हमको साथ रखनी पड़ती है और हमें वो बताती रहती है कि हमें क्या करना है। ये गुरुजी हैं, इनका आदर करो, ये नैतिकता सिखाती है। ये हमसे ज्यादा उम्र के हैं, इसलिए इनसे तू तड़ाक से बात ना करें। तो ये मॉरल चीज है। अब चलते हैं मॉरलिटी की तरफ। मॉरल पीरियड ऑफ ड्रामा, ड्रामा का मॉरल पीरियड। द सेकंड और मॉरल पीरियड, पहला पीरियड हमारा मिरेकल का था, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा चल रहा है। द सेकंड और मॉरल पीरियड, दूसरा या मॉरल पीरियड ऑफ ड्रामा इज शोन बाय द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉरलिटी प्लेज। मॉरलिटी प्लेज की बढ़ती हुई
तीव्रता की वजह से आया, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। इन दीज द कैरेक्टर्स वर एलोगरिकल पर्सनेज माने व्यक्ति, पर्सनेजेस होते थे। एलोगरिकल माने, एलोगरिकल का मतलब होता है जैसे जानवर से किसी रोल को प्ले कर, एलोगरी याद है आपको, मैंने पढ़ाया था आपको, तो एलोगरिकल पर्सनेज हो गए। और वो जैसे जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज जीवन, ये लाइफ है, ये डेथ है, डेथ आई और उसको उठाकर लेके चली, तो दिखाते थे कि डेथ आ रही है उसको उठा के ले जा रही है, इस तरह से। डेथ, रेपेंटेंस पश्चाताप, गुडनेस अच्छाई, लव, ग्रीड, ये सब कैरेक्टर्स के रूप में आ गए। एंड अदर वर्च्यूज एंड वाइसेस, वर्च्यू का मतलब गुण है, वाइस का मतलब अवगुण है। अनेक दूसरे गुण और अवगुण भी एग्जिस्टेंस में आ गए। द बेस्ट नोन ऑफ द मॉरलिटीज इज एवरी मैन, दिस वन, एवरी मैन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डे, today's most important point is this name, every man। ये शायद 16 या 13 में पूछा जा चुका है। Which has recently been revived in England and America, जो अमेरिका और इंग्लैंड में रिवाइव्ड किया जा रहा है। रिसेंटली, अभी हाल ही में रिवाइव्ड किया गया है एवरी मैन। अब ये है क्या और ये कहां से आया, इसके राइटर कौन है, ये अगले पॉइंट में लीजिए। इट इज नाउ थॉट टू बी बेस्ड अपॉन अ डच प्ले। डच प्ले पर बेस्ड है ऐसा अब सोचा जाता है। ये डच भाषा है, एवरी मैन इसका मतलब है, जो लिखा है ये आप पढ़ लीजिएगा। रिटन इन 1495 बाय पैट्रस डोरलैंडस, अ कार्थुजियन मॉन्क माने संत, कार्थुजियन संत थे ये, जिनके द्वारा ये एवरी मैन लिखा गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का ड्रामा है, तो ये किस प्रकार, ये मॉरलिटी प्ले है। क्या है बेटा ये मॉरलिटी प्ले है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द मॉरलिटी प्ले इज एवरी मैन, रिटन बाय पैट्रिस डोरलैंडस, जो थे क्या, कार्थुजियन मॉन्क थे एक, जिनके द्वारा ये लिखा गया है। 4 कॉपीज ऑफ द 16th सेंचुरी एडिशंस, इनकी 4 कॉपीज बनाई गई 16th सेंचुरी के एडिशन में, ऑफ एवरी मैन स्टिल सर्वाइव, और वो अभी भी बची हुई हैं। 4 कॉपीज स्टिल सर्वाइव्ड विद 4 पब्लिश्ड बिटवीन 1510 to 1535 के बीच में उनको पब्लिश किया गया। द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले इज समनिंग ऑफ एवरी मैन बाय डेथ। सब्जेक्ट ये था कि सबको मौत बुलाती है और आना सबको पड़ेगा, ठीक है ना। एंड द मॉरल इज दैट नथिंग कैन टेक अवे द टेरर ऑफ द इनवाइटेबल समन्स, और कोई भी बचा नहीं सकता, उसके अपरिहार्य बुलावे से बचा नहीं सकता। बट एन ऑनेस्ट लाइफ एंड द कंफर्ट्स रिलीजन, लेकिन धर्म हमेशा हमें आराम देता है, क्योंकि ऑनेस्ट लाइफ जो जीता है, धर्म उसको उसकी रक्षा करता है। यह है उसका सार, उसका तत्व। आगे बढ़ते हैं। इन इट्स सब्जेक्ट ऑफ द प्ले इज समनिंग, नहीं हो गया, और चलें ऊपर थोड़ा सा। इन इट्स ड्रामेटिक यूनिटी ऑफ सजेस्ट, ड्रामेटिक यूनिटी इट सजेस्ट द प्योर ग्रीक ड्रामा। ये पूरी तरह से ग्रीक ड्रामा है। देयर इज नो चेंज ऑफ टाइम और सीन एंड द स्टेज इज नेवर एम्प्टी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। इसकी खास बात यह थी कि स्टेज पर हमेशा कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर रहता था, कभी भी बिगिनिंग टू एंड कोई कैरेक्टर इसमें ना हो ऐसा नहीं हो सकता। एवरी मैन की बात कर रहा हूं। अदर वेल नोन मॉरलिटीज आर, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, प्राइड ऑफ लाइफ, ठीक है ना, हाइकिस कॉर्नर एंड कैस्टल ऑफ परजर्वेंस। कैस्टल ऑफ परजर्वेंस, ये 3 नाम है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको मान लो एग्जाम में आ गया तो अनसुने ना लगे। मैं बार बार बताता हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि ये कोर्स में नहीं है, बल्कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कोर्स में है। और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे हो,
प्ले आपके कोर्स में वो राइटर नहीं जो अभी आप नाम देखे थे एवरीमैन का, बल्कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आएगा, और इसलिए ये आपको देखना बहुत जरूरी है। लाइक द मिरेकल प्लेज मोस्ट ऑफ द ओल्ड मॉरलिटीज आर ऑफ अननोन डेट एंड ओरिजिन। किसी के राइटर का नाम नहीं पता है और किसी के ओरिजिन का नाम नहीं पता है, कहां से आई हैं। और मुझे खत्म करना पड़ेगा, बस 2 लाइन के बाद मैं खत्म कर रहा हूं इसी लेसन पे। हाँ, बस ये लाइक द मिरेकल प्लेज मोस्ट ऑफ द ओल्ड मॉरलिटीज आर अननोन एंड, ठीक है ना। ऑफ द नॉन ऑथर्स ऑफ मॉरलिटीज ऑफ द 2 बेस्ट आर जॉन स्केल्टन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द डे, जॉन स्केल्टन हु रोट मैग्निफिसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। एंड प्रोबेबली आल्सो द नार्कोमैंसर, नेक्रोमैंसर का मतलब मैजिशियन, जादूगर होता है जो भूतों से बात करता है। सर डेविड लिंडसे ने 1490 से 1555 के बीच में इसको लिखा था, और इसी को द पोएट ऑफ द स्कॉच रिफॉर्मेशन कहते हैं। द पोएट ऑफ द स्कॉच रिफॉर्मेशन कौन है? सर डेविड लिंडसे हैं, और इनको ये दोनों नाम याद रखिएगा। और whose religious business it was make rulers uncomfortable by the telling them unpleasant truths in the फ्रॉम द पोएट्री। पोएट्री के जरिए रूलर्स को अनप्लीजेंट थिंग्स बताना, उन्हें चेतावनी देते रहना कि सावधान रहना, लोगों के साथ बुराई न करना और ना ही कोई गलत व्यवहार लोगों के साथ करना। लास्ट पॉइंट है आज का, विद दीज मेन अ न्यू एलिमेंट एंटर्स इनटू द मॉरलिटीज दैट सटायर्स दैट सटाराइजेस, सटाराइजेस में व्यंग करते थे, और डिनाउंस माने उनकी भर्त्सना करते थे, अब्यूजेस माने बुराइयों की, ऑफ चर्च माने चर्च की, एंड स्टेट माने राज्य की। शासन सत्ता में बैठे लोग चर्च से रिलेटेड थे, चर्च और शासन सत्ता को हमेशा उन्हें डिनाउंस करता था, उनकी आलोचना करता था, उनकी भर्त्सना करता था। यही काम था इन मॉरलिटी प्लेस का, और इंट्रोड्यूस करता था लिविंग वीआईपी डेलिकेटीज, कॉमोफ्लेज माने कलर बदलना, रंग बदलना, भेष बदलना, एंड एलगरीज का, सो दैट दे कैन मेक द इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। और ये था आज का लेसन। कैसा लगा आपको? एक पॉजिटिव कमेंट के साथ छोड़ के जाइएगा मुझे, और कल मिलते हैं 10 बजे लैंग्वेज की क्लास के साथ। हाँ, 4 बजे की क्लासेस अभी बंद हैं, अभी फिलहाल 2 घंटे की क्लास चल रही है, 1 घंटा लैंग्वेज, 1 घंटा लिटरेचर। आगे प्लान में कर रहा हूं, ठीक है ना, बहुत जल्दी और आगे क्लासेस देने की कोशिश करूंगा, और देखते रहिए आप। मिलेंगे कल।